हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप सब। बच्चों हम कर रहे थे हमारे बिजनेस स्टडीज क्लास 11th का चैप्टर नंबर 8, जिसके 3 पार्ट हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। तो आज की क्लास में हम करेंगे इसका पार्ट नंबर 4। सो लेट्स बिगिन। तो बच्चों आज की क्लास का हमारा सबसे पहला टॉपिक है इशू ऑफ शेयर्स। इशू ऑफ शेयर्स के नाम क्या पढ़ेंगे, हम ये पढ़ेंगे कि अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को पैसे की जरूरत है तो पैसा उठाने के लिए वो शेयर्स इशू कर सकती है ऑर्गेनाइजेशन। अब इसका मीनिंग क्या होता है वो पढ़ते हैं। इसमें यह बोल रहा है शेयर कैपिटल रेफर्स टू कैपिटल रेज्ड बाय कंपनी थ्रू इशू ऑफ शेयर्स। यानी शेयर कैपिटल का मतलब होता है कि कंपनी अगर कभी भी शेयर्स इशू करती है उसको हम बोलते हैं कि कंपनी ने शेयर कैपिटल इशू करी है। आगे ये बोल रहे हैं द कैपिटल ऑफ अ कंपनी इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल यूनिट्स कॉल्ड शेयर्स। तो होता क्या है बच्चों कि कंपनी की जितनी भी कैपिटल है उसको ना छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है। फॉर एग्जांपल मान लो कंपनी को 1 लाख रुपए की कैपिटल रेज करनी है, तो कंपनी ये सोचती है कि 1 लाख रुपए मैं एक बंदे से क्यों लूं। ऐसा करते हैं कि ना 10,000 लोगों को 10-10 रुपए की कैपिटल बेचते हैं, तो इससे टोटल पैसा कितना आ जाए कंपनी के पास 1 लाख रुपया पूरा आ जाएगा। तो इसमें क्या होता है कि 10,000 लोगों को सिर्फ 10-10 रुपए की कैपिटल बेचनी होती है, तो इसमें जोर नहीं आता, कोई भी बंदा 10 रुपए निकाल के दे देता है। अब कंपनी की कोई और सोच भी हो सकती है। मान लो कंपनी को 10 लाख रुपीज रेज करने हैं। कंपनी ने सोचा कि यार मैं ऐसा करता हूं 1000 लोगों को 1000 रुपीज का एक शेयर के हिसाब से अपनी शेयर कैपिटल बेच देता हूं। तो जब भी हम बच्चों किसी शेयर कैपिटल को बहुत छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं तो उसे बोला जाता है शेयर्स। आगे बोल रहे हैं शेयर होल्डर्स आर ओनर्स ऑफ दी शेयर्स। तो यानी जो भी बंदा पैसे देगा कंपनी को 10 रुपए या 1000 रुपए हमारे एग्जाम्पल में देखा, उसको हम बोलते हैं शेयर होल्डर। आगे ये बोल रहे हैं देयर आर 2 मेन टाइप्स ऑफ शेयर। सबसे पहला होता है इक्विटी शेयर, दूसरा होता है प्रेफरेंस शेयर। अब इन दोनों में फर्क क्या होता है वो समझते हैं। तो देखो बच्चों, इक्विटी शेयर होता है ना, इक्विटी शेयर के पास ना वोटिंग राइट होता है। यानी अगर कोई सा भी कंपनी में डिसीजन लिया जाएगा ना, ये वोट डालते हैं डिसीजन में। अगर इक्विटी शेयर यस करते हैं वोट के अंदर तो ही वो डिसीजन लिया जाएगा, वरना वो डिसीजन नहीं लिया जाएगा। पर इसका एक नुकसान भी है। इसका नुकसान ये है कि इनको प्रॉफिट में हिस्सा बच्चों सबसे लास्ट में मिलता है। यानी हम हर बंदे को प्रॉफिट बांट देंगे, पर लास्ट में, बिल्कुल लास्ट में इक्विटी शेयर होल्डर को प्रॉफिट मिलता है। तो यानी इसका मतलब ये रिस्की बहुत ज्यादा होते हैं। हो सकता है प्रॉफिट बचे, हो सकता है प्रॉफिट ना बचे। वहीं पे अगर अपन बच्चों प्रेफरेंस शेयर्स की बात करें ना, तो प्रेफरेंस शेयर्स में क्या होता है कि इनको ना इक्विटी शेयर से पहले प्रॉफिट में हिस्सा मिल जाता है। तो यानी इनको प्रेफरेंस मिलती है किस चीज में, प्रॉफिट में और बाकी कुछ चीजों के अंदर। तो बच्चों इसको मैं क्या बोल सकता हूं कि इनको प्रॉफिट में प्रेफरेंस मिलती है। अब क्योंकि इनको प्रॉफिट में प्रेफरेंस मिलती है तो यानी इनका रिस्क कम होता है, पर इनको एक नुकसान होता है। इनका नुकसान यह होता है कि इनको वोटिंग में राइट नहीं मिलता, यानी ये किसी भी डिसीजन में वोटिंग नहीं करते। तो इसका मतलब ये हुआ दोनों है तो शेयर्स ही, पर दोनों की हल्की हल्की कैरेक्टरिस्टिक्स में डिफरेंस है, जिसको अपन अभी थोड़ी डिटेल में आगे पढ़ेंगे। तो आगे अपन देख रहे थे बच्चों व्हाट आर इक्विटी शेयर्स। इसका मीनिंग क्या होता है। इक्विटी शेयर्स के मीनिंग में ये बोल रहा है इक्विटी शेयर्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल ऑफ अ कंपनी। यानी इक्विटी शेयर से हमें लॉन्ग टर्म के लिए पैसा मिलता है। लॉन्ग टर्म के लिए पैसा क्यों मिलता है, क्योंकि इक्विटी शेयर बच्चों वापस पैसा हमसे मांगता नहीं है जल्दी से। आगे बोल रहे हैं दे रिप्रेजेंट ओनरशिप ऑफ अ कंपनी, हेंस दे आर आल्सो कॉल्ड ओनर्स फंड। यानी जिस भी बंदे के पास इक्विटी शेयर है तो कहीं ना कहीं वो कंपनी का मालिक होता है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, ओनर्स फंड्स भी बोलते हैं। आगे बोल रहे हैं इक्विटी शेयर होल्डर्स रिसीव डिविडेंड्स डिपेंडिंग ऑन द प्रॉफिट्स। यानी अगर प्रॉफिट होगा तो ही उन्हें उसके अंदर हिस्सा मिलेगा, अगर प्रॉफिट नहीं होगा तो उन्हें प्रॉफिट में हिस्सा भी नहीं मिलेगा। अब तुम्हारे मन में सवाल आ रहा हो सकता है बच्चों कि सर ये डिविडेंड क्या होता है। तो बच्चों क्या होता है कि कंपनी जब पैसा कमाती है ना, तो वो छोटे छोटे पार्ट्स में अपने शेयर होल्डर्स को वो पैसा बांटती है। तो फॉर एग्जांपल मैंने क्या किया, मैंने पूरे साल काम किया और काम करने के बाद मेरे को टोटल 10 लाख रुपए का प्रॉफिट बचा। तो कंपनी क्या करती है, इसमें से एक 10 लाख रुपए के प्रॉफिट में से ना कुछ हिस्सा शेयर होल्डर्स को वापस बांटती है। तो ये जो अमाउंट वापस शेयर होल्डर को बांटी जा रही है उसे बोला जाता है डिविडेंड। ठीक है, तो डिविडेंड को हम प्रॉफिट्स भी बोलते हैं एक तरीके से। तो आगे बोल रहा है इक्विटी शेयर्स हैव वोटिंग राइट्स। ये डिसीजंस लेने में वोट कर सकते हैं। दे बियर रिस्क्स एंड रिवॉर्ड्स। तो यानी इसका रिस्क बहुत ज्यादा होता है। सबसे ज्यादा रिस्क किसका होता है, इक्विटी शेयर होल्डर का होता है, पर इनको रिवॉर्ड भी मिलता है, फायदा भी मिलता है। फायदा क्या मिलता है, अगर बाई चांस किसी दिन किसी साल प्रॉफिट बहुत ज्यादा हो ना,
तो डिविडेंड भी बहुत ज़्यादा मिलता है। तो यानी रिस्क ज़्यादा लेते हैं तो उनको प्रॉफिट में हिस्सा भी जब मिलेगा किसी दिन तो वो भी ज़्यादा मिलेगा। दे हैव लिमिटेड लाइबिलिटी। दे हैव लिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब ये है कि मान लो मैंने कोई सा 1000 रुपये का शेयर खरीदा, तो कोई भी बंदा कितने भी माड़े हाल क्यों ना चल रहे हो कंपनी के, वो कभी भी मेरे से 1000 रुपये से ज़्यादा शेयर अमाउंट वापस नहीं मांग सकता। यानी अगर मैंने किसी कंपनी का 1000 रुपये का शेयर खरीदा तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम मेरे को सिर्फ 1000 रुपये ही देना पड़ेगा, इससे ज्यादा कोई भी मेरे से रुपए नहीं मांग सकता। तो बच्चों एक चीज बताओ, इस एग्जाम्पल में सिर्फ 1000 रुपये देने पड़ेंगे मेरे को, यानी मेरी जो पर्सनल एसेट्स हैं वो बिल्कुल सेफ पड़े हैं, तो इसीलिए बोला जाता है कि ये लिमिटेड लाइबिलिटी है। आगे बच्चों हम इसके मेरिट्स कर लेते हैं। इसका सबसे पहला मेरिट है सूटेबल फॉर रिस्क टेकिंग इन्वेस्टर, यानी जो भी बंदे के अंदर रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी है वो इक्विटी शेयर्स खरीदे, ये चीज उसके लिए बहुत ज्यादा सूटेबल है। पॉइंट नंबर सेकंड कह रहे हैं नो कंपल्सरी डिविडेंड पेमेंट। इसका मतलब अगर आपको प्रॉफिट नहीं होगा ना तो आप डिविडेंड भी पे करने की जरूरत नहीं है, कंपनी को कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि उसको डिविडेंड पे करना है। आगे बोल रहे हैं परमानेंट कैपिटल। परमानेंट कैपिटल का मतलब यह है कि इक्विटी शेयर होल्डर अपना पैसा वापस नहीं मांगता, तो करके हमें इस चीज की भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि पैसा वापस करना पड़ेगा। आगे बोल रहे हैं इंप्रूव्स क्रेडिट वर्दीनेस। इंप्रूव्स क्रेडिट वर्दीनेस का मतलब यह है कि कोई सी कंपनियां होती है ना बच्चों, उनके पास खूब सारी इक्विटी शेयर कैपिटल पड़ी है। मान लो फॉर एग्जांपल लेते हैं कि रिलायंस है, रिलायंस के पास मान लो 1000 करोड़ की इक्विटी शेयर कैपिटल पड़ी है, तो ऐसे केस में क्या होता है, बैंक्स आप पर बहुत ज्यादा ट्रस्ट करते हैं तो वो आप पे लोन आसानी से दे देते हैं, तो इससे क्या होता है आपकी क्रेडिट वर्दीनेस बढ़ जाती है। आगे बोल रहे हैं नो एसेट चार्ज। नो एसेट चार्ज का मतलब इक्विटी शेयर कैपिटल को इशू करने के लिए आपको कोई भी एसेट गिरवी नहीं रखना पड़ता। आगे बोल रहे हैं डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट। डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट का मतलब यह है कि किसी भी डिसीजन को लेने से पहले वोटिंग करवाई जाती है। अभी हमने देखा था इक्विटी शेयर उसके अंदर वोट करता है, तो एक तरीके से ना पूरा जो मैनेजमेंट है वो ना डेमोक्रेटिक हो जाता है। आगे बच्चों हम इक्विटी शेयर्स की लिमिटेशंस कर लेते हैं, यानी इसकी कमियां कर लेते हैं। सबसे पहली कमी है नॉट आइडल फॉर फिक्स्ड इनकम इन्वेस्टर, यानी अगर कोई ऐसा इन्वेस्टर है जिसको लग रहा है कि यार मेरे को तो पक्का इनकम चाहिए ही चाहिए, तो ये इक्विटी शेयर उसके लिए नहीं है, क्योंकि इसमें कभी इनकम होगी, कभी ज्यादा होगी, कभी कम होगी, शायद कभी हो भी ना। आगे ये बच्चों बोल रहे हैं हायर कॉस्ट। हायर कॉस्ट का मतलब ये है कि इक्विटी शेयर के अंदर ना खर्चा कभी कभी ज्यादा आ जाता है। कैसे आ जाता है वो समझते हैं। मान लो बच्चों ईयर 2016 में कंपनी को प्रॉफिट नहीं हुआ, तो डिविडेंड बांटने की भी जरूरत नहीं है, यानी इक्विटी शेयर होल्डर को कुछ पैसा वापस देने की जरूरत नहीं है। 2017 के अंदर भी नहीं हुआ, तो इसमें भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि इक्विटी शेयर होल्डर को कुछ देना है। पर मान लो 2018 में हमें 1 करोड़ का प्रॉफिट हो गया, तो अब क्या होएगा कि 1 करोड़ के प्रॉफिट पे सारे इक्विटी शेयर होल्डर्स की नजर होगी कि भाई साहब अब की बार तो प्रॉफिट हुआ है, अब की बार तो डिविडेंड हम ज्यादा लेंगे। तो बच्चों कहने का मतलब यह है कि हमें ना इनडायरेक्टली कॉस्ट ज्यादा आ जाती है। क्यों? क्योंकि अगर हम शायद बैंक से लोन लेते ना तो बैंक हमसे 1 करोड़ का ब्याज थोड़ी मांगता, पर वहीं अगर पर दूसरी तरफ देखे ना तो जब जब हमारे पास पैसा नहीं था तो हमने इक्विटी शेयर होल्डर को पेमेंट भी तो नहीं करी, तो ये इसका फायदा हो जाता है। तो कहने का मतलब इसकी कहीं ना कॉस्ट ज्यादा होती है, क्योंकि आप इक्विटी शेयर होल्ड इशू भी करना चाहते हो तो मार्केट में आपको बहुत सारी फॉर्मेलिटीज करनी पड़ती है, अलग अलग तरीके से इक्विटी शेयर इशू करने की खर्चे बहुत है। आगे बोल रहे हैं डाइल्यूशन ऑफ कंट्रोल। डाइल्यूशन ऑफ कंट्रोल का मतलब यह है कि अब अगर आपने इक्विटी शेयर होल्डर से पैसा ले लिया तो बदले में आपको उसको वोटिंग राइट देना पड़ेगा, और जैसे ही आपने उसको वोटिंग का राइट दिया अब वो भी बीच में पंगे लेगा आपसे हर डिसीजन के अंदर। ठीक है, आगे बोल रहे हैं प्रोसीजरल डिलेज। प्रोसीजरल डिलेज का मतलब यह है कि फॉर्मेलिटीज इतनी ज्यादा होती है इक्विटी शेयर को इशू करने के लिए कि ना आपके काम करने के अंदर बहुत ज्यादा डिले हो जाता है। कभी कभी आपको पैसा लेट मिलता है इस कारण से। क्यों? क्योंकि फॉर्मेलिटीज ही पूरी नहीं हो रही। जैसे आपने कई बार देखा होगा कि कई सारी कंपनी ना आईपीओ लाना चाहती है, पर आईपीओ 2-2, 3-3 साल तक डिले हो जाता है। तो इसका मतलब क्या है कि शेयर्स इशू नहीं कर पाए क्योंकि फॉर्मेलिटीज बहुत ज्यादा थी, तो इसके अंदर प्रोसीजरल डिलेज होते हैं। तो बच्चों अपन आगे देख लेते हैं कि प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं। तो प्रेफरेंस शेयर्स के पास बच्चों नाम से पता लग रहा है किसी ना किसी चीज के अंदर प्रेफरेंस है, यानी इनको ना आगे रखा जाएगा किसी से। इनको किससे आगे रखा जाता है वो अपन पढ़ लेते हैं। प्रेफरेंस शेयर्स प्रोवाइड शेयर होल्डर्स विद 2 प्रेफरेंशियल राइट्स, यानी इनको 2 चीजों में आगे रखा जाता है। सबसे पहली बात तो फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड पेड बिफोर इक्विटी शेयर होल्डर्स रिसीव एनीथिंग, यानी इनको इक्विटी शेयर होल्डर को कुछ भी पेमेंट करने से पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड पे करेंगे। तो यानी जो भी सीक्वेंस चल रही है लास्ट में किसको पैसा मिलता है? इक्विटी शेयर को, और इक्विटी शेयर से पहले पैसा किसको मिलेगा? प्रेफरेंस शेयर को। ठीक है जी, तो इनको प्रेफरेंस मिलती है, पहली प्रेफरेंस। आगे बोल रहे हैं रीपेमेंट ऑफ कैपिटल इन केस ऑफ लिक्विडेशन बिफोर इक्विटी शेयर होल्डर्स, यानी अगर कंपनी दिवालिया होती है, यानी कंपनी अपने सारे एसेट बेच के अपनी लायबिलिटीज पूरी कर रही है, ऐसे केस के अंदर प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पहले
प्रेफरेंस दी जाती है और उनका पैसा पहले वापस किया जाता है। सबसे लास्ट में किसका किया जाता है? इक्विटी शेयर होल्डर का। यानी बच्चों अगर कंपनी अपने एसेट बेच के पैसे वापस कर रही है ना, सबसे लास्ट में पैसा मिलेगा इक्विटी शेयर होल्डर को और इससे पहले मिलेगा किसको? प्रेफरेंस को। तो कहने का मतलब कई बार क्या होता है, कंपनी प्रेफरेंस शेयर होल्डर को ही पैसा पूरी करती रह जाती है और इक्विटी शेयर के लिए एक भी रुपया नहीं मिलता। तो यानी इक्विटी शेयर को फालतू में हमें वापस घर भेजना पड़ता है क्योंकि उनके लिए पैसा ही नहीं बचता। तो कहने का मतलब कहीं ना कहीं प्रेफरेंस शेयर होल्डर क्या है, थोड़ा सा सेफ रहता है। आगे बोल रहे हैं दे आर हाइब्रिड इंस्ट्रूमेंट्स विद फीचर्स ऑफ बोथ इक्विटी शेयर्स एंड डिबेंचर्स। यानी एक हाइब्रिड इंस्ट्रूमेंट है जिसके अंदर इक्विटी शेयर का भी कुछ फीचर्स हैं और डिविडेंड के भी कुछ फीचर हैं। तो इससे क्या होता है, इसको हम एक हाइब्रिड इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं। आगे हम देख लेते हैं बच्चों प्रेफरेंस शेयर के टाइप्स। तो प्रेफरेंस शेयर के बच्चों 3 तरीके के प्रेफरेंस शेयर होते हैं। सबसे पहले होता है क्यूमुलेटिव वर्सेस नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर। इसका एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो बच्चों कंपनी के पास ना 2018 में कोई प्रॉफिट ही नहीं हुआ, ठीक है। अब जब कंपनी के पास प्रॉफिट नहीं हुआ तो प्रेफरेंस शेयर को एक भी रुपया मिल नहीं पाएगा। क्यों नहीं मिल पाएगा? क्योंकि प्रेफरेंस शेयर को भी पेमेंट करनी है तो प्रॉफिट तो चाहिए। तो मान लो कि हमें ना 2018 में प्रेफरेंस शेयर को 10 लाख रुपए का डिविडेंड देना था, पर हम दे नहीं पाए क्योंकि प्रॉफिट नहीं था। अब क्या होता है, अगले साल 2019 के अंदर हमें प्रॉफिट हो जाता है, अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाता है। मान लो हमें 30 लाख का प्रॉफिट हो गया। अब हमें डिविडेंड कितना पे करना है प्रेफरेंस शेयर को? हमने पिछले एग्जांपल में देखा था अभी कि 10 लाख रुपए का डिविडेंड देना है। तो बच्चों क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स ये बोलता है कि 10 लाख आप पहले तो पिछले साल के पे करो। तो यानी 2018 के आप 10 लाख पे करो, उसके बाद 2019 के 10 लाख और पे करो। तो कहने का मतलब आपने अगर प्रेफरेंस शेयर को पेमेंट नहीं करी ना तो वो ऐड ऑन होता जाता है, साल बर साल बढ़ता जाता है। इसको क्या, कौन सा प्रेफरेंस शेयर बोला जाता है? क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर बोला जाता है। वहीं पे अगर अपन नॉन क्यूमुलेटिव की बात करें तो नॉन क्यूमुलेटिव ये बोलता है कि अगर आप पेमेंट नहीं कर पाए मान लो 2018 में 10 लाख की, तो आपको अगले साल करने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ उस साल की 2019 के 10 लाख रुपए पे कर दो, पिछले 2018 वाले रुपए मिट्टी। पॉइंट नंबर सेकंड बच्चों, पॉइंट नंबर सेकंड कह रहे हैं पार्टिसिपेटिंग वर्सेस नॉन पार्टिसिपेटिंग। तो पार्टिसिपेटिंग का मतलब क्या होता है, पहले अपन वो समझते हैं। पार्टिसिपेटिंग में लिखा हुआ है दे आर एंटाइटल्ड टू शेयर इन एक्स्ट्रा प्रॉफिट्स आफ्टर इक्विटी डिविडेंड्स। इसका मतलब अपन वापस से डिविडेंड की पेमेंट के स्ट्रक्चर पे आते हैं। आपको पता है सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर को डिविडेंड दिया जाएगा, उसके बाद में इक्विटी शेयर को डिविडेंड दिया जाएगा। बच्चों पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर का मतलब यह है कि अगर इक्विटी शेयर को डिविडेंड देने के बाद अगर कुछ प्रॉफिट बचता है तो उसके अंदर प्रेफरेंस शेयर को वापस से डिविडेंड मिलेगा। यानी प्रेफरेंस शेयर 2 बार अपना हिस्सा मांगेगा, पहली बार तो इक्विटी शेयर से पहले और दूसरी बार इक्विटी शेयर के साथ। तो ऐसे को क्या बोला जाता है? पार्टिसिपेटिंग। और नॉन पार्टिसिपेटिंग में क्या होता है बच्चों? ऐसा नहीं होता, सिर्फ एक बार प्रेफरेंस शेयर को पैसा यानी डिविडेंड दे दिया जाएगा, उसके बाद में वो इक्विटी शेयर के साथ अपना हक नहीं मांगेगा। तीसरे तरीके का होता है हमारे पास प्रेफरेंस शेयर बच्चों कन्वर्टिबल और नॉन कन्वर्टिबल। ये बड़ा आसान है। कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर बच्चों आगे चल के कुछ टाइम बाद इक्विटी शेयर में कन्वर्ट हो जाते हैं, वहीं पे नॉन कन्वर्टिबल आगे चल के इक्विटी शेयर में कन्वर्ट नहीं होते। तो कहने का मतलब जोन सा प्रेफरेंस शेयर 5 या 10 साल बाद इक्विटी शेयर में कन्वर्ट हो जाएगा उसको हम बोलते हैं कन्वर्टिबल, और जो नहीं होगा कन्वर्ट उसको हम बोलते हैं नॉन कन्वर्टिबल। अब बच्चों प्रेफरेंस शेयर के भी कुछ मेरिट्स होते हैं, अपन वो मेरिट्स पढ़ लेते हैं। सबसे पहला मेरिट होता है स्टेडी इनकम विद सेफ्टी, यानी प्रेफरेंस शेयर के अंदर कहीं ना कहीं स्टेबल इनकम रहती है और उनको ज्यादा सेफ्टी रहती है। पॉइंट नंबर सेकंड कह रहे हैं आइडल फॉर लो रिस्क इन्वेस्टर, यानी ऐसे इन्वेस्टर्स जिनको इतना ज्यादा रिस्क नहीं लेना उनके लिए प्रेफरेंस शेयर एक अच्छा ऑप्शन है। पॉइंट नंबर थर्ड कह रहे हैं नो डाइल्यूशन ऑफ कंट्रोल। नो डाइल्यूशन ऑफ कंट्रोल का मतलब प्रेफरेंस शेयर को वोटिंग में राइट तो मिलता नहीं है। अब क्योंकि प्रेफरेंस शेयर को वोटिंग में राइट नहीं मिलता तो कंट्रोल नहीं जाता आपके हाथ से, सारा कंट्रोल किसके पास रहेगा? इक्विटी शेयर के पास रहेगा। हम सिर्फ प्रेफरेंस शेयर को उसका डिविडेंड देंगे और उसको बोलेंगे अब घर जा। आगे ये बच्चों बोल रहा है बूस्ट इक्विटी डिविडेंड। बूस्ट इक्विटी डिविडेंड में ये बोल रहा है पेइंग फिक्स्ड डिविडेंड टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर मे अलाउ हायर डिविडेंड टू इक्विटी शेयर होल्डर इन गुड टाइम्स। यानी प्रेफरेंस कई बार क्या होता है हमारे पास इतना प्रॉफिट हो जाता है कि हम प्रेफरेंस शेयर को पेमेंट दे भी देते हैं ना, उसके बावजूद भी इक्विटी शेयर के पास बहुत सारा पैसा बच जाता है। ये कभी कभी होता है बट ऐसे भी चांसेस हैं। तो इसमें क्या होता है कि इक्विटी शेयर के लिए डिविडेंड बढ़ गया। आगे बोल रहे हैं प्रायोरिटी इन लिक्विडेशन। प्रायोरिटी के इन लिक्विडेशन का मतलब ये है कि जिस टाइम भी कंपनी का दिवालिया हो रहा है, कंपनी एसेट बेच के सबको लोगों को पैसा वापस दे रही है, ऐसे केस में प्रेफरेंस शेयर को ज्यादा रिस्क नहीं है क्योंकि उसको इक्विटी शेयर से पहले पैसा वापस दिया जाएगा। आगे बोल रहे हैं नो चार्ज ऑन एसेट। नो चार्ज ऑन एसेट का मतलब यह है कोई भी एसेट गिरवी रखने की जरूरत नहीं है। अब बच्चों हम इसकी लिमिटेशंस कर लेते हैं। इसकी लिमिटेशन सबसे पहला बोल रहा है लोअर रिटर्न्स फॉर रिस्क टेकर्स, यानी अगर कोई ऐसा बंदा है जो रिस्क लेने के लिए रेडी है तो उसके लिए प्रेफरेंस शेयर नहीं बना क्योंकि प्रेफरेंस शेयर के अंदर बहुत ज्यादा डिविडेंड नहीं मिलता।
आगे बोल रहे हैं रिड्यूसेस इक्विटी शेयर होल्डर्स क्लेम। रिड्यूसेस इक्विटी शेयर होल्डर क्लेम का मतलब ये है, मान लो बच्चों कंपनी ने 100 रुपए कमाए तो 100 रुपए बंट जाएंगे ना अब सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर के बीच में। तो कहने का मतलब ये है इक्विटी शेयर के पास क्योंकि पैसा बंट चुका है तो प्रॉफिट कम आएगा। एग्जांपल लेते हैं, मान लो प्रेफरेंस शेयर के पास हमने 30 रुपए डिवाइड कर दिए, इक्विटी शेयर के पास अब 70 रुपए बचे। अगर प्रेफरेंस शेयर नहीं होते तो पूरे 100 रुपए डिवाइड होते हैं ना इक्विटी शेयर के पास। आगे बोल रहा है हायर कॉस्ट देन डिबेंचर्स, यानी ये बोल रहा है कि ना इसके अंदर प्रेफरेंस शेयर में कॉस्ट थोड़ी ज्यादा आती है। यही लिखा हुआ है इसमें, डिविडेंड इज नॉट टैक्स डिडक्टेबल अनलाइक इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। इसका मतलब हम इनकम टैक्स में डिविडेंड को खर्चा नहीं शो कर पाते। अब क्योंकि आप खर्चा नहीं शो कर पा रहे तो आपको टैक्स ज्यादा देना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल मान लो कंपनी ने 100 रुपया कमाया, अगर हम डिबेंचर्स पे ब्याज देते तो हम ब्याज को खर्चे की तरह क्लेम कर लेते। मान लो 10 रुपया हमने खर्चा दिया तो सिर्फ 90 रुपए पे टैक्स देना पड़ेगा। पर वहीं पे अगर अपन प्रेफरेंस शेयर की बात करें, अगर हमने बच्चों 100 रुपया कमाया ना तो उसके ऊपर आपको कुछ भी एक्सपेंस क्लेम नहीं कर सकते, पूरा 100 रुपए पे आपको टैक्स देना पड़ेगा। आगे बोल रहे हैं नो एश्योर्ड रिटर्न। नो एश्योर्ड रिटर्न का मतलब ये है कि आप ना डिविडेंड के अंदर ये गारंटी नहीं होती प्रेफरेंस शेयर को भी कि उस प्रेफरेंस शेयर को पैसा मिलेगा। जरूरी नहीं है प्रेफरेंस शेयर को पैसा मिले, अगर प्रॉफिट होता है तो ही मिलता है सारे प्रेफरेंस शेयर्स को पैसा, वरना आपको कई बार पैसा नहीं भी मिलेगा। आगे कह रहे हैं नो टैक्स एडवांटेज। नो टैक्स एडवांटेज जो हमने अभी एग्जाम्पल किया कि आप ना प्रेफरेंस शेयर को जो पैसा देते हो, जो डिविडेंड देते हो ना, उसको आप इनकम टैक्स में खर्चा नहीं मान सकते, और क्योंकि आप खर्चा नहीं मान सकते तो आपको टैक्स ज्यादा देना पड़ता है। तो बच्चों आज की क्लास में हम करेंगे सिर्फ इतना। जो हमारे नेक्स्ट टॉपिक्स है उसको हम अगली क्लास में कवर करेंगे, और मोस्ट प्रोबेबली हमारा जो अगला पार्ट होने वाला है वो आखिरी पार्ट होगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट के अंदर। अगर ये आज का थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक था, पर आपको अगर कोई डाउट है तो नीचे कमेंट करके लिख दो, आई विल रिप्लाई यू बैक। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।